ऑफ द बीजेपी। गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। बहुत खुश हैं सर गणेश खानकर साहब। गणेश खानकर साहब के पैर जो हैं वो जमीन पर नहीं है, अभी उड़ रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है मुझे। राम मंदिर बन गया सर। सर राम मंदिर बन गया। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो गई, उद्घाटन भी हो गया। लाखों लोग जा रहे हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। आपको विश्वास हो रहा है कि हो गया? नहीं, हो गया, क्योंकि मैं भी जा रहा हूं 5 तारीख को। शाबाश, क्या बात है सर, क्या बात है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो क्या दिल में जब प्राण प्रतिष्ठा पूजा का सीधा प्रसारण आपने देखा तो आपके जहन में क्या थॉट आई सर? ये तो बताएं, क्या सोच आई आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जहन में, आपकी आत्मा में? क्या सोचा आपने, बताइए। ऐसा है सर कि ईमानदारी से कहूँ, ईमानदारी से मैंने आपके चैनल पर ही मैंने कहा था कि मैं अयोध्या जाना चाहता था। 3 तारीख को हमारे यहाँ से कार सेवक जाने के लिए निकले थे। मैं बहुत छोटा था और बहुत दुबला पतला था, यानी 18-19 साल का था। तो मुझे लोगों ने वापस भेज दिया कार सेवकों ने कि भाई अरे आप इतने छोटे हो, आपको कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन मेरा आनंद बहुत था। और जिस दिन मैं मेरे कार्यालय में हम सारे कार्यकर्ता बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे और हमने प्रभु राम की वहाँ मूर्ति तस्वीर रखी थी, हमने उसको वंदन करके पटाखे फोड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आंख से आंसू बह रहे थे जी। ये आनंद आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और साथ ही में ये एक संघर्ष की बड़ी लंबी कहानी है। ये आंसू इसलिए भी थे कि मैं शायद इस जीवन में राम मंदिर के लिए साक्षी बना हूं, लेकिन 500 सालों से जिन हमारे सारे यानी सिख समाज के निहंगों से लेके जो साधु महात्मों ने, यानी इसमें जो नागा बाबा होते हैं, उन्होंने भी आंदोलन चलाया, अपनी जान की आहुति दी जी। वे यानी जो शस्त्र थे वो लेकर, कोई त्रिशूल कोई भाला लेकर वहां पर चल पड़े थे। लेकिन शायद उनके बलिदान में वो उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन आज 500 साल के बाद में ये हमें सफलता मिली, यानी हमारे जनरेशन में ये हमने देखने का मौका मिला। इसके लिए वो खुशी के आंसू थे और उनके लिए भी श्रद्धांजलि थी कि जिस समय 3 बार कार सेवा हुई। और मुझे याद है 90, 91, 92 में जिन कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई जी, कुछ लोगों को सरयू नदी में फेंका गया। अभी भी कुछ लोगों के यानी रिकॉर्ड नहीं मिले, कुछ लोग गायब उस समय जो हुए वो नहीं मिले। यानी इन सारे लोगों का ये बलिदान है। लोग 60-60 किलोमीटर चले, 60 किलोमीटर वहां जाने के लिए। अयोध्या पूरी तरह से बैरिकेड करने के बाद भी लोग वहां पर पहुंचे। उन सारे लोगों को जिनके परिश्रम इस कार सेवा में लगे, जिन्होंने बलिदान दिया, जो जख्मी हुए अयोध्या से आते समय, मुझे याद है कि 91 में अयोध्या से आते समय हमारे कार्यकर्ता थे, शायद कुर्ला चेंबूर के होंगे, उनका उस समय ट्रेन पर हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। यानी कुछ प्रसंग याद आते हैं तो अभी भी जहन में वो सह नहीं कर पाते। इसलिए उस दिन आंख से आंसू निकल आए और एक खुशी के भी आंसू थे कि हाँ, मुझे ये अवसर देखने का प्राप्त हुआ। मैं खुश था उस दिन सर, बहुत खुश था। सो इट्स अ मिरेकल सर, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। करिश्मे से कम नहीं है। मैं कोकाटे, यानी आपको बता दूं, कोकाटे नाम के हमारे कार्यकर्ता की अयोध्या से आते समय निर्मम हत्या हुई थी। मुझे आज भी वो नाम उनका याद है जी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का एक नया सांस्कृतिक जन्म हुआ है और एक नया सूर्य भारत के ऊपर उदय हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? सर, मैं ये मानता हूं कि राम मंदिर ये केवल किसी एक मंदिर का विषय नहीं है जी। देखिए, ऐसा है कि कभी कभार हम ये सोच लेते किसी एक भूभाग पर रहने वाले वहां के सिटीजन्स या नागरिकों को लेकर वह की राष्ट्र बनता है, तो ऐसी चीज नहीं होती।
अमेरिका में यदि आप जाएंगे तो इस चीज को आप भली भांति महसूस करेंगे कि अमेरिका में लोग रहते हैं, सुखी संपन्न देश है, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध है, लेकिन आप देखेंगे तो उस राष्ट्र को अपना जिसे चित्ती कहते हैं कि अपना कोई स्व नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आकर वहां पर रहे हैं। और आप यदि इंग्लैंड में जाएंगे तो वो अपने आप को ब्रिटिश कहने में बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। फ्रांस में जाएंगे तो अपने आप को फ्रेंच कहने में उसे बड़ी क्या कहते हैं अभिमान महसूस होता है। वैसे जब हम भारत में रहते हैं तो हमारी भारत भूमि का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। 5000 साल यानी 7000 होंगे, उसके आगे की भी अनादि काल से सनातन धर्म की यहाँ पर स्थापना हुई। अब यहाँ पर बहुत सारे धर्म आए, मुगलों के आक्रमण हुए, मुस्लिमों के आक्रमण हुए, लेकिन उसके बावजूद इस भारत ने अपनी पहचान नहीं खोई है। हमारे मंदिरों पर आक्रमण हुए, हमारे संघर्ष होते रहे, लेकिन आज भी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी ये 1950 के दशक में जब जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कह रहे हैं, और यही बात जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा या हम उद्घाटन कहे, साहब याद होगा मैंने 6 महीने पहले आपसे कहा था कि पूरे देश में दिवाली होगी, एक तूफान आने वाला है। तब शायद किसी चैनल पर इसकी चर्चा हुई होगी, नहीं होगी, और आपने भी कहा था कि गणेश जी आप ये बात इतने आत्मविश्वास से कैसे कह रहे हैं, और आपने भी महसूस किया हुआ कि मैं किस आत्मविश्वास से ये आपको बता रहा था। इस देश की मिट्टी में ये सुगंध है, ये वो सुगंध है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब जब बात आती है और वो अपने उफान पर होती है तो ये राष्ट्र एक हो जाता है। आप लोगों ने दिवाली मनाई, दिवाली के दिन शायद जिस तरह की रंगोली या आनंदोत्सव नहीं होता है उस तरह का, यानी मैं मेरे परिसर में घूम रहा था, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी जहां पर झंडे नहीं लगे थे, कोई सोसाइटी नहीं थी पटाखे नहीं फोड़े होंगे। बच्चे रात को 12:30 तक बाइक की रैली निकालकर जय श्री राम के नारे लगाते घूम रहे थे। जो आनंद था ना साहब, वो अवर्णनीय था। और जो बात वर्षों से हम ये कह रहे थे कि हाँ ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये शायद उस दिन हमने महसूस किया। और मैं आपसे कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है राजू जी, नंबियार जी, इसी के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान किया ना सर। उच्च पढ़े लिखे यानी उच्च विद्याभूषित लोगों ने अपने जीवन पर, यानी मराठी में कहे तो तुलसी पत्र रखकर घरदार छोड़कर वे घर से निकल गए। संघर्ष की बड़ी लंबी कहानी है। करते 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 साहब आज पूरे देश में मैं हिंदू ये कहने के लिए हमें अभिमान होता है। कानकर साहब चाहते हैं, मोदी साहब ने कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, विकसित भारत का संकल्प है कि हजारों साल के बाद भी आज का जो दिन है वो लोग याद रखें। और उन्होंने क्षमा मांगा, उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगा कि देरी हो गई हमसे, तो हमें थोड़ा क्षमा करो आप। तो ये देरी जब क्षमा मांगा तो क्या कांग्रेस पे आलोचना था कि ये पहले भी हो सकता था? खानकर साहब देखिए, अब कांग्रेस की बात करने के लिए आज का समय ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ओर जाएंगे, तो इस बात के अर्थ को हमें समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। हमने राम मंदिर बना लिया, अब राम मंदिर बनने के बाद में नबियार जी 2 वक्त की रोटी, ये जो भूख होती है ना, ये बड़ी खराब चीज है सर, बड़ी खराब चीज है। ये जब भूख लगती है ना तो ये व्यक्ति से सब कुछ करवाती है। और उन्होंने जो बात कही उस बात को मैं दूसरे दृष्टि से देखता हूं कि अब इस देश को हम राष्ट्र मंदिर की ओर ले चलेंगे। उसका मर्थ यही है, उसका अर्थ यह स्पष्ट रूप से है कि अब देश को हमें पूरे विश्व में बड़ा करना है। ये राम राज्य की कल्पना, यानी अब कोई भूखा नहीं सोए। इस राम राज्य की कल्पना अब यहाँ किसी के सर पर छत नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। ये राम राज्य की कल्पना यही कहती है कि हर किसी के अपने स्वाभिमान की बात होगी, 2 वक्त की रोटी होगी, सर पर छत होगा, पीने के लिए पानी होगा, और वह स्वाभिमान से जिएगा, सुरक्षित जीवन जिएगा। ये राम राज्य की कल्पना है। हम राष्ट्र मंदिर की ओर जब चलने की बात कहते हैं तो ये राष्ट्र मंदिर हम सबका है। यदि हमारे लिए कुछ अपेक्षाएं हैं तो कर्तव्य की भावना मन में होनी चाहिए
ये कहकर हम राष्ट्र मंदिर की ओर चले, ये उसके पीछे का अर्थ है सर। क्या बात है सर। कानकर साहब, क्या राम, भगवान राम जो जिस प्रकार से निष्ठा, मोदी साहब ने 11 दिन जिस प्रकार से लगातार एक तपस्या की तरफ प्रभु राम का स्वागत के लिए अपने आप को तैयार किया, सिर्फ वो नारियल पानी में अपने पूरे जीवन और कर्मों से कर्म भी करते रहे, मगर पूरे डाइट कंट्रोल जिस प्रकार से प्रक्रिया उन्होंने पूरा कर दिया। तो कांग्रेस से जिस प्रकार से सिद्धरामैया कहना कि मेरा राम महात्मा गांधी का राम है, और रघुपति राजा राम का जो सेंटेंस लेके सीता राम तक वो किसते सिद्धरामैया, आगे जाके वीरप्पन मोइली कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूं कि 11 दिन का तपस्या मोदी साहब कर सकते हैं, बिकॉज इतना ऊर्जा जो लास्ट दिन में हमने देखा तो इम्पॉसिबल था कि कोई 11 दिन का तपस्या के बाद ये कर सकते हैं। तो अलग अलग विचार कि मेरा राम और महात्मा गांधी का राम, तो आप इस कैसे देखते हैं कांग्रेस का जो आलोचना है, कैसे देखते हो आप? नंबियार जी, आपने रामायण को ध्यान से देखा होगा, तो रामायण में कैकेयी और मंथरा को आपने देखा है? ध्यान से देखा होगा। जब प्रभु राम जी का राज्याभिषेक होने वाले थे, तो प्रभु राम जी वहां सभागृह में गए, तो मंथरा और कैकेयी क्या कर रहे थे? तो बस यही समझिए, वीरप्पा मोइली और खरगे जी उस रोल में थे। हम क्यों चिंता करें साहब इन लोगों की? वैसे भी मोदी जी कई वर्षों से नवरात्रि के 9 दिन के उपवास करते हैं, और हम जानते भी हैं। और मैं आपको ये बात बता देना मुझे उचित लगता है कि साहब ये आपके नसीब में भी होना चाहिए, आपके नसीब में भी होना चाहिए। मैं आध्यात्मिक हूँ लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब याद कीजिए 1986 में राजीव जी, जब राजीव गांधी जी ने रामलला के कपाट के ताले खोल दिए थे, और तुरंत बाद शाहबानो के केस के बाद में या मुस्लिमों का जिस तरह का इस देश में प्रतिक्रिया आने के बाद उन्होंने ये बंद करवा दिए। क्या ये श्रेय कांग्रेस नहीं ले सकती थी साहब? कांग्रेस श्रेय ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका रख नहीं पाई। ना वो इस घाट के रहे, ना उस घाट के रहे, क्योंकि जहां विचारधारा और संतुष्टिकरण आता है तो वह ये सारा खत्म हो जाता है। आपका विवेक उस समय खत्म हो जाता है साहब, आपका विवेक खत्म होता है। और मुझे लगता है कि ये मोदी जी के योग में था जी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना ये उनके योग में था, उनके नसीब में था। और मैंने यही कहा, इन कांग्रेस के सारे नेताओं को मैं अब मंथरा और कैकेयी की भूमिका में देखता हूं। हमें बहुत त्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरा मानना है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा था कि भाई 60 साल से 70 साल से आप लोग पावर में थे, आप भी कर सकते थे। आप हमें आज की तारीख में हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? आप भी करते हैं राजनीतिकरण, अगर आपको करना है तो उसमें क्या है, वो तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, 5 तारीख को सर आप जा रहे हैं, तो कितने लोग जा रहे हैं इकट्ठे? सर पूरा जट्ठा जा रहा है यहाँ से कि आप अकेले जा रहे हैं? नहीं साहब, मैं कार्यकर्ताओं के साथ ही अयोध्या जाऊंगा जी। कार्यकर्ताओं का जत्था लेकर ही जा रहा हूँ जी। और पहला मौका जो महाराष्ट्र से पहली टीम जाएगी कार्यकर्ताओं की, तो सबसे पहले टीम में जाने का मौका मुझे मिल रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, मेरा भाग्य है। वंडरफुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आलोचना किया, बोले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, दे कुड हैव गॉन, राहुल गांधी, दे नेवर वेंट, और देश कभी इनको माफ नहीं करेंगे, देश इनको कभी माफ नहीं करेंगे कि इन्होंने राम मंदिर पुनर्निर्माण का इन्विटेशन को ठुकरा दिया। प्रभु राम के उस दिन शामिल रहने में, प्रशंसा में, खुशी में शामिल रहने में जो मौका छोड़ दिया है, ये पूरे देश कभी इनको माफ नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चारों पे आलोचना किया, इसको आप कैसे देखते हो? स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल एंड बोथ। ऐसा है कि नबियार जी, 90 के दशक में जब मैं संघ की शाखा में जाता था, तब उत्साह से हम घोषणा देते थे, जो न मेरे प्रभु राम का वह मेरे किस काम का। ऐसा है कि इस देश में प्रभु राम का महत्व इतना क्यों है? तो प्रभु राम हमारे जीवन के आदर्श उदाहरण है। प्रभु राम केवल पिताजी के एक बात पर
उन्होंने राज त्याग किया। यानी देखिए, सवेरे कोई व्यक्ति सभागृह में जाता है राजा बनने के लिए, राज्याभिषेक के लिए जी, और दोपहर में पता चलता है कि भाई आपको वनवास जाना है। पिताजी ने कुछ बातें कही कि भाई ये मैंने वचन दिया था, मेरा वचन तुम्हें निभाना होगा। प्रभु राम तैयार हो गए, राज्याभिषेक के कपड़े उतारकर वनवासी के सन्यासी के कपड़े पहनकर अपनी पत्नी और भाई को लेकर वो लेकर नहीं गए सर, लेकर नहीं गए। उन दोनों ने कहा कि आप अकेले कैसे जा सकते हैं, हम जाएंगे आपके साथ। गणेश खानकर जी, मेरा कहना वही है। अब वो सीता जी ने जो उन्हें उदाहरण दिए कि आपने 7 फेरे लिए तो मुझे अकेले, ये विषय मतलब आज नहीं, हम वो जो साथ में निकले, ये मैं कहूंगा तो याद कीजिए। यानी उन्होंने निकले, पूरे जीवन भर उन्होंने एक पत्नी का आदर्श किया। उस समय की जो पद्धति थी बहुपत्नियों की, वो प्रभु राम ने तो नहीं की। 14 साल में वनवास में रहने के बाद, सीता मैया का अपहरण होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को जिस तरह से एक आदर्श पुरुष के नाते इस देश में उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए हमारे राम आदर्श है। तो ये राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते ना। अब जब कांग्रेस की दुविधा ये है कि कांग्रेस अपने आप को कुछ अलग बताना चाहती है, अब कांग्रेस, और मैंने तो पहले भी कहा, ये आपके नसीब में भी तो होना चाहिए ना सर। प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में जाना आपके नसीब में नहीं था। और मैं फिर से ये एक बार कहता हूं, जब विचारधारा आपकी मोड़ बदल देती है ना, तो ये आपका दुर्भाग्य खड़ा हो। दुरुस्त बात। और मैं इसीलिए फिर से कहता हूं, ना आप इस घाट के रहे ना आप उस घाट के रहे, अब मझधार में बह जाओगे, बस इतना ही आपके नसीब में लिखा हुआ है। गणेश खानकर जी, ये तो रही बात राम मंदिर की। अब राम मंदिर के ऊपर तो ना जाने कितने डिस्कशन होंगे, राम राज्य के ऊपर होंगे, भारत की होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से हम लोग अभी, हमारा जो जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट द लेटेस्ट रिपोर्ट विच हैज कम, ये मैंने आपको पहले ही कहा था सर जी, कि जो कल्पना है वो पूरे देश में हर साल 5 लाख एनआरआईज आएंगे सर, 5 लाख। और आने वाले हर व्यक्ति ने यदि कम से कम 2 लाख रुपए खर्चे किए तो इसके देश की जीडीपी में, और कम से कम जहाँ ये तीर्थ स्थल है वहां पर क्या अलग नजरिया होगा, ये इसकी कल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि करीबन 66 महीने पहले इस बात पे हम राजीव जी बात कर चुके हैं। और हकीकत में आज मैं उसको देख रहा हूं, उसको महसूस भी कर रहा हूं। इनफैक्ट एक एस्टिमेट के मुताबिक, टू गो बैक टू अयोध्या, मिनिमम, और ये कम से कम फिगर है, 365 लाख श्रद्धालु हर साल अयोध्या जाएंगे। 365 लाख। और उसका आगे क्या कैलकुलेशन बनता है अपने आप करते रहिए, बट एक्चुअली इवन दैट रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन, क्योंकि आज ही के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 1,80,000 लोग रोज पहुंच रहे हैं वहां पे, और हालत वहां पे खराब है। I think the government will have to gear up to do all sorts of things, but let's not talk about that at the moment. What I'm trying to say is this, कि जुलाई, इस साल की जुलाई तक भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कर लेगी। By August September, India will be the 4th largest economy in the world. चौथी बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ जॉब्स में भी ग्रोथ होगी, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज में भी ग्रोथ होगी, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब भी साथ साथ बढ़ेंगे। गणेश खानकर जी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव जी। यानी मैं आपको बता दूं कि एम्स के कितने अस्पताल थे और आज कितने बंद रहे। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या 5 साल पहले तक कितनी थी, आज कितनी है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी थी, यानी आप सोचिए सिंधुदुर्ग में भी मेडिकल कॉलेज बन गया। यानी बड़ी तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, यानी रेल के हिसाब से, यानी जो देश में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस समय जो चल रहा है राजीव जी, वो हाईएस्ट है। और मुझे जो लगता है कि अभी आपने जो बात कही कि जीडीपी ग्रोथ की जी, तो ये मेरा ये हमेशा से मानना है
कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जिस तरह का अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम आने वाले एक बिल्कुल 5-6 महीने, शायद आप जो कह रहे हो सकता है जुलाई में हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगा सर। वैसे शायद लगभग दिवाली तक मैं अनुमानित कर रहा था, लेकिन यदि हम इस साल 7% 1 पर यदि चले गए तो शायद हम जर्मनी के आगे चले जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। We will on that, there is no In doubt. fact, the second quarter of financial year 23, we have attained 7.6 GDP, the official figures. 7.6% growth. Yes, 7.6% GDP growth. Yes. Growth in the GDP. जबकि याद कीजिए हम 6.9, 6.8 की बात कर रहे थे, आप ही ने कहा था कि अनुमानित है, तब हम ये बहस कर रहे थे कि शायद ये 6.78 के आसपास जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी आंकड़े आप बता रहे तो शायद ये उससे कई अधिक आंकड़े नहीं, उससे ज्यादा ही होगा सर। and these are not government of India figures. These are figures which have come from abroad, from various rating agencies and everywhere else. Now finally sir, just चलते चलिए, राम मंदिर की तो बात होगी और आगे भी होती रहेगी, उसके ऊपर तो क्या है कि we have no disagreement. लेकिन जो झरंगे पाटिल साहब कल यहाँ पर आ रहे हैं सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा वो भी बता दीजिए। वो कहते हैं कि साहब अब तो मैं आमरण अनशन करूंगा, उसके बगैर मैं उठूंगा नहीं जब तक के आप सारे मराठा समाज के जितने भी लोग हैं आप उनको कुनबी डेजिग्नेट कीजिए और कुनबी सर्टिफिकेट दे दीजिए। सर ऐसा है कि इस पर मैं इतना ही कहूँगा राजीव जी कि वे मुंबई आ रहे तो मुंबई में उनका स्वागत है, उन्हें रोकने का कोई सवाल नहीं आता है और सरकार काम पर लगी है। पूरी मुंबई महापालिका, मुझे पता है कि गत कई दिनों से सर्वेज में लगे, जो फिगर्स लेने हैं उसके पीछे वो पड़े हैं और बहुत जल्दी शायद मुझे लगता है कि कल परसों इसका समाधान निकल जाएगा राजीव जी। लग तो ऐसा रहा है सर, और दिल्ली से समाधान आएगा इसका, यहाँ से नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा। I think Mr. Eknath Shinde has been in touch with the Prime Minister and the Prime Minister has told him what to do. Yes, जी। और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ओबीसी कोटा रिजर्वेशन को हाथ लगाए बगैर जी ये डिक्लेरेशन होगा। और देखिए इसमें मतांतर बहुत है, आपने बीच में नारायण राणे और बाकी नेताओं की भी प्रेस सुनी होगी। जी। तो कुछ मराठा नेता है वो अपने आप को कुणबी कहलवाना नहीं चाहते जी, लेकिन यह हकीकत भी है कि मराठा समाज ये जितना दर्शाया जाता है उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। नहीं। गांव देहात में मराठा समाज की स्थिति आज बहुत ही विकट है जी। ना तो उन्हें रिजर्वेशन के फायदे मिल पाते हैं और बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद ना तो उन्हें नौकरियां मिल पा रही है जी। लेकिन इसका समाधान हो सकता है। जो हमने इकोनॉमिक विकर सेक्शन के भीतर जो कुछ बातें अलग से रखकर जो रिजर्वेशन देने की बात है, मुझे लगता है लगभग कल या परसों इसका समाधान निकल आएगा और शायद ये मराठा समाज को भी स्वीकार होगा, ऐसी मेरी मतलब। सर वो तो मोदी जी ने पास कर ही दिया है बहुत पहले, ईडब्ल्यूएस को तो 10% रिजर्वेशन है ही, ऐसी क्या बात है, वो तो हो ही गया है। अगर उसी के तहत देना है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर क्या है। मैंने कहा ना सर कि ओबीसी समाज को हम बिना कहीं हाथ लगाए उनके किसी के रिजर्वेशन को किए हम ये कर सकते हैं और ये हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है, यही होगा। और जहां तक के राणे साहब का सवाल है और बाकी अन्य कोंकण के जितने भी नेताओं का प्रश्न है जो अपने आप को कुनबी नहीं कहलाना चाह रहे, तो आप रिजर्वेशन मत लीजिए, किसने मना किया है, क्या है उसमें। आपको आरक्षण पसंद नहीं है, मत लीजिए। आई डोंट थिंक किसी के सर पे कोई बंदूक थोड़ी रख सकता है कि आपको ये करना ही है। क्यों गणेश कानकर साहब? नहीं बिल्कुल नहीं, बात ये निकली थी कि मराठा समाज कुणबी समाज में अपने आप को, तो उस समय की ये बात निकली थी जी। और मुझे याद है नारायण राणे जी ने बात वो कही थी, इसलिए मैंने उस बात को कहा। दुरुस्त बात। क्रिटिसिज्म हो रहा है गणेश जी, क्रिटिसिज्म हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी ने 2 दिन पहले जो नासिक अधिवेशन था उद्धव बाला ठाकरे सेना का, उसमें कहा कि सरकार इज नॉट ट्रूथफुली हैंडलिंग द सिचुएशन, बोथ मराठास एंड धनगर, उद्धव ठाकरे जी ने कहा। देन सुप्रिया सुले जी ने कहा कि फडणवीस जी ने ना मराठाओं का, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम रिजर्वेशन चारों में फडणवीस साहब ने राइटियस अप्रोच नहीं लिया, क्वेश्चनल अप्रोच है, चारों से धोखाधड़ी किया है। शरद पवार साहब कहना है कि
this could, why, if you can't do it, why you want to promise this? आलोचना, criticism सब जगह से आए, जितने विरोधी पक्ष है सब ने क्रिटिसाइज किया. How do you see this criticism? गणेश जी. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है सर. यानी सुबह होती है तो मुर्गा तो बांग देगा ही, उसका वो काम है. और मैं इसमें आपको एक पंक्ति में कहूँ तो साहब कम से कम ये रिजर्वेशन देने के लिए सीएम और डीसीएम घर में तो नहीं बैठे साहब एसी में, गर्म पानी तो नहीं पी रहे, वो रास्ते पर उतरे साहब काम करने के लिए जी. और मैं आपको एक बात, देखिए दुरुस्त ऐसा है कि कुछ बातों के लिए अब हमने अपना मन बना लेना चाहिए. एक सीधी सी बात है ना सर कि शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन क्या कभी शरद पवार जी मराठा आरक्षण के लिए कुछ बातों में पॉजिटिव है, ऐसा कभी आपको लगा सर? नहीं. शरद पवार जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, 99 से लेकर 2014 तक 15 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार रही. क्या कभी शरद पवार जी ने मराठा आरक्षण के बारे में सोचा? इनफैक्ट जो शालिनीताई पाटिल उनकी पार्टी की नेता थी, जो मराठा आरक्षण के बारे में बात करना चाहती थी, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया. उन्होंने मोबाइल पे अपनी स्पीच दी, अपने घर में बैठकर, जहां हजारों लोग उनकी राह देख रहे थे, वहां उन्होंने मोबाइल पे अपनी स्पीकर पे स्पीच देकर लोगों से बात की. ये शरद पवार जी की राजनीति है. और इतने साल सत्ता में रहने के बाद को आपको किसने रोका था? ये सारे विषय यानी शरद पवार जी चाहते तो ये कर सकते थे. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 17% का आरक्षण ये 37% पर कब गया, 37% से 51% 50 पे कब गया? तो शरद पवार जी के कार्यकाल में ही गया. क्या उस समय शरद पवार जी ये सारा विषय सॉल्व नहीं कर सकते थे? तो कर सकते थे. शरद पवार जी के राजनीति की सबसे बड़ी बात क्या है? तो शरद पवार जी यदि इतने ही सक्षम होते तो जब वे कांग्रेस से बाहर निकले 99 में, तो उन्होंने अपने विधायक कितने चुनवा कर लाए थे? तो 58. आई मे बी रॉन्ग, मेरा फिगर अभी भी सही है, मैं मानता हूं. 58 उनके उस समय आमदार चुनकर आए थे. उनके सांसद कितने चुनकर आए थे? तो चुनकर आए थे 8 जी. दैट वाज मैक्सिमम. शरद पवार जी अपने बलबूते महाराष्ट्र में कभी भी अपनी सरकार नहीं ला पाए. शरद पवार जी की पूरे जीवन की राजनीति का यदि एक शॉर्ट में मैं कहूं तो शरद पवार जी की राजनीति न्यूसेंस पर आधारित है. वो किसे जिता सकते हैं ये पता नहीं है, लेकिन शरद पवार जी किसे परास्त कर सकते हैं, यही उनकी ताकत जीवन भर रही. लेकिन इसी ताकत के कारण वे देश की राजनीति में अपना स्थान नहीं बना पाए. मैं मराठी हूं, हम सारे मराठी कहते रहे आमचे शरद पवार पंतप्रधान होतील, आमचे शरद पवार पंतप्रधान होतील. अब हम कहते रह गए, लेकिन शरद पवार जी अपनी करतूत के कारण कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए. And you are absolutely right. शरद पवार जी won 58 seats in 1999. बराबर. Absolutely correct. वो 58 सीट ही ला पाए. यानी अपने बलबूते शरद पवार महाराष्ट्र में कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठा पाए. वे हमेशा दूसरों को परास्त करने की राजनीति करते रहे. And the Congress had won 75 seats were won by the Congress. The Shiv Sena BJP won 69 seats. No, not 69, 140 seats. जी, करेक्ट. तो यही मैं कह रहा था कि ये राजनीति शरद पवार जी ने की. और उद्धव ठाकरे जी ने, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप 2.5 साल मुख्यमंत्री थे. जो व्यक्ति मंत्रालय नहीं गया सर, वो हमसे क्यों ये सारी उम्मीदें कर रहा है? हम हमारा काम कर रहे हैं सर. मेट्रो दौड़ रही है, अटल सेतु का उद्घाटन हुआ, बुलेट ट्रेन का काम हमने फिर से शुरू कर दिया, भूमिगत मार्गों का काम शुरू है. शायद ये 2-3 महीने में तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट मेट्रो के बारे में आपको सुनाई भी देगी. तो मुझे लगता है कि बहुत उद्धव ठाकरे जी की बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है. अब प्रेस मीडिया ने भी धीरे धीरे लेना बंद कर दिया है सर. हम क्यों ले रहे हैं सर? छोड़ दीजिए इन बातों को. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, जो गणेश खानकर जी बोल रहे हैं उसमें 16 आने सत्य है सर. क्या है, 2004 के इलेक्शन में शरद पवार जी को 71 सीट्स आई थी. अपने बलबूते पे वो आज तक कभी मेजॉरिटी नहीं लेकर के आए, आज तक नहीं लेकर के आए. नंबर 1. नंबर 2, जो उन्होंने कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस प्रकार कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल में वो बड़े आराम से राम मंदिर का निर्माण कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया.
इसी प्रकार कांग्रेस इतने सालों के राज में महाराष्ट्र में बड़े आराम से मराठा आरक्षण दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया। दोनों ही काम मुझे लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उन्हीं के कर कमलों से होने वाले हैं। राजीव जी, वन थिंग मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए सर। अण्णा साहब पाटिल जी, ये माथाड़ियों के सबसे बड़े नेता थे, मराठाओं के जी। उन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अण्णा साहब पाटिल को जब ये एहसास हुआ ये सारे के सारे राजनेता मराठा होने के बावजूद ये मराठा समाज को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया जी। उस समय वसंतदादा पाटिल, शरद पवार, ये सारे लोग थे। यानी वो उस समय भी चाहते, जब आपका रिजर्वेशन 17 से 20% के बीच में था, ये मैं 1981 की बात कर रहा हूं, उस समय भी हम ये कर सकते थे जी। लेकिन कभी भी इन सारे नेताओं ने होने नहीं दिया। जो आज सारा दोष देना चाहते हैं वो इसीलिए कि अब ये सच्चाई धीरे धीरे, सर ऐसा है कि कुछ समय के बाद में एक पीढ़ी तो आपसे सवाल करती है जी, तो ये उसका परिणाम है सर। और का उटील ये बड़ा उदाहरण है सर। हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी हैज डन द इम्पॉसिबल, चाहे वो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो, 35A राम मंदिर का निर्माण हो या ट्रिपल तलाक, ऐसे चीज जो सब लोग ने कहा असंभव, होगा नहीं। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद 2 दिन में कोई ऐसे ही निर्णय आप लोग ऐसे कुछ कर डाले कि जो पिछले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 ईयर्स बोलते रहे, आपने 2 दिन में कर दिया। तो इसलिए एक उम्मीद है, एक होप है सब जगह से कि ये 2-3 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला है। और आपने भी कहा कि हाँ 2 दिन में शायद कुछ हो पाएगा। खानकर साहब, नहीं देखिए, ऐसा है कि कोई भी निर्णय लेते समय मोदी जी संतुष्टिकरण की भूमिका में नहीं होते, बहुत बड़ी सोच लेकर वो हमेशा से करते हैं। नारी वंदना की आपने जो शक्ति वंदना की आपने बात की, तो उसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी कि हम नए संसद भवन में गए और नए संसद भवन में जाने के बाद हमने देश की पूरी नारी शक्ति को ये संदेश देने की कोशिश की कि आप हमारे साथ हो, आपका भी देश के सारे विकास में उतना ही हिस्सा बनेगा। देखिए कितना बड़ा मैसेज हमने दिया। उस समय कितने लोग कह रहे थे ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आखिर में हमने नारी शक्ति के बारे में कहा। उस समय भी बात हो रही थी 370 के बारे में, लोग कह रहे थे ये होगा वो होगा, जबकि हम ये पहले से कह रहे थे कि धारा 370 को रद्द किया जा सकता है, केवल और केवल आपकी राजनीतिक इच्छा होने की आवश्यकता है। हमने उसको कर दिखाया जी, हमने करके दिखाया। मैं आज भी ये आपसे कहता हूं कि बहुत सारे विषय जो हम केवल चर्चा कर रहे हैं, ये केवल आप में दृढ़ निश्चय हो, आपका आत्मविश्वास हो, आप कर सकते हो। लेकिन यकीनन राजनीतिक दृष्टि से हर चीज को देखना ये आपको सफलता नहीं दिलाता। आप कभी कभी सच्चे मन से दूरदृष्टि से यदि विचार करते हो तो उसमें सफलता मिलती है, जो इस समय मोदी जी को मिल रही है। वो सच्चे मन से कर रहे हैं, इसलिए शायद उनको सफलता मिल भी रही है और वे आगे भी जा रहे हैं। तो गणेश खानकर जी, आपसे हमारी बात होगी 5 और 6 फरवरी को अयोध्या से। आप हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से और पीछे राम मंदिर की बैकग्राउंड दिखाते हुए आप हमसे बात करेंगे और हमारे सभी दर्शकों को आप दर्शन करवाएंगे अयोध्या के मंदिर का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्भ गया कि आप दर्शन कराएं, वहाँ तो आप खुद दर्शन करेंगे सबसे पहले। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर रोएंगे ज़रूर, खुशी के आंसू आप ज़रूर आएंगे आपको। जब मैं जाऊँगा मेरे साथ क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ वहाँ पे खुशी से, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब। बिल्कुल राजीव जी, अपने जीवन का बहुत बड़ा क्षण होने वाला है, बहुत बड़ा क्षण होने वाला है। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ ये। लेकिन 5 और 6 फरवरी जब भी आपके पास वक्त हो, 5 मिनट के लिए ही सही, आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। जय श्री राम। मैं जरूर जुड़ने की कोशिश करूंगा जी, जरूर जुड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरे भाग्य का क्षण होगा। जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Right, that's just about it for tonight's show. I won't be taking any comments today. We'll be taking them in the next show. Tomorrow, of course, is Republic Day. Mr. Jharange Patil will be here. And
we are in for very interesting times, Pradeep ji. बिल्कुल बिल्कुल And as Ganesh Khankar said, as you rightly said, Pradeep ji ने predict किया था कि 2 दिन में हो जाएगा और हो जाएगा. See, I'm just presuming, sir. Eknath Shinde will never give a guarantee on his own. Nope. Definitely, he has at a top. He has been instructed. Yes, to do it. और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा सभा को रोक कर जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों पर जाके वचन लिया ना, इतना ड्रामेटिक सीन क्रिएट करना, वो डेफिनेटली विदाउट अश्योरेंस, I don't think he's not so politically. No, I don't think so. I think he has got an assurance from Delhi. बिल्कुल. That listen, this is how you're going to do it. Yes, sir. And this is how you will get around it legally. Exactly. Without touching the original OBC reservation, and which is also the reason why, if you notice, Mr. Chhagan Bhujbal is not saying anything at all. Yes. Right, that's just about it. As far as all of us are concerned, a very, very happy Republic Day to all of you. The first Republic Day was celebrated way back in 1950. Right now, we are on the 84th Republic Day, 83rd year of the Republic, 85th year of the Republic, 84th year of the Republic, 85th Republic Day. If you count from 1950 up till today, is it? Or is it 75th? I'm not sure. 75th. That's right. 75th Republic Day, 74th year of the Republic. 74वां गणतंत्र राज और गणतंत्र दिवस जो है वो 75वां है, if you count 1950 also. That's 75 years. So which is absolutely amazing and really and truly wonderful for a country like India, which Winston Churchill had predicted would just splinter and wither away in the next 10 years. Well, we are still here and we have overtaken Great Britain as the 5th largest economy in the world. And for that alone, I think all of us deserve to congratulate ourselves. Very, very happy Republic Day to all of you from both Pradeep ji and myself. Yes. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम. जय श्री राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.